जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगले महीना में पहले सप्ताह से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो अब आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है और मैं भी आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा। कल आप लोगों का जीके जीएस और रीजनिंग का क्लास इसलिए नहीं आ पाया था, मेरा जो एएनडीसी एप्लीकेशन आने वाला है इसको आने में थोड़ा लेट लग रहा था, तो पूरा का पूरा दिन मैं इसके ऊपर काम किया। और अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, आप लोग खुद टाइम देख लो। यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हो, 11:40 हो रहा है। मतलब सब लोग सो गए हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अब ये मायने नहीं रखेगा कि 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा। मतलब आप लोगों के लिए क्लास लाना है तो लाना है, आप लोगों के लिए प्रश्न बनाना है तो बनाना है, ठीक है ना। और जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ना, वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अभी जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है। तो मान लो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अब जो नया नया होगा ना, तो उससे मतलब काफी ज्यादा प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं खुद अग्निवीर जीडी का पेपर पास कर चुका हूँ और दौड़ में भी मैं एक्सीलेंट मारा था। आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता होगा। तो जो मैं पढ़ा था ना, जिस हिसाब से मैं पढ़ा था उस हिसाब से मैं आप लोग को हमेशा बताया भी करूंगा। और कल हो सकता है कि कल आप लोगों के बीच में मेरा जो एएनडीसी एप्लीकेशन है, नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, तो ये प्ले स्टोर पर आ जाएगा, ठीक है ना। कल जैसे जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। और इस एप्लीकेशन में जो मटेरियल डाला गया ना, जो जीके जीएस डाला गया ना, मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका पेपर ना निकले। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए मतलब लेकर आ सकता हूँ, लेकिन याद तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। आप ऐसा थोड़ी क्या है कि मैं यहाँ पर जितना भी प्रश्न ला दूंगा बस आप लोग देख लोगे वैसे हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जब तक पेपर नहीं हो जाता है ना, तब तक मतलब अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। तो जैसे ही मेरा एनडीसी एप्लीकेशन आएगा ना, वैसे मैं उसके बारे में पूरा विस्तार से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। उसका पूरा का पूरा पूरा फीचर्स मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। आपके 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखना है और मेरे बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को बस सुन सुन के याद हो जाता है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे देश में बवाल मचा था, हर एक मीडिया वाला सिर्फ मतलब इसी के बारे में बता रहा था। तो श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है। 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 और 26 जनवरी 2024 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 22 जनवरी 2024 हो जाएगा, ठीक है ना। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई है, तो 22 जनवरी 2024 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एन बीरेन सिंह, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एन बीरेन सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, एन बीरेन सिंह नाम है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, एन बीरेन सिंह नाम है, ठीक है ना। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एन बीरेन सिंह नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जनगणना से रिलेटेड है। देखो जनगणना से रिलेटेड पूरा प्रश्न आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसे इतना दिन से इंतजार कर रहे थे, वैसे एक दिन और इंतजार कर लो। कल अगर कल नहीं अपलोड होगा ना, मतलब कल अगर एप्लीकेशन नहीं आएगा ना, तो परसों 100% मतलब आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन कल ही आने का चांस है, क्योंकि आज भी पूरा दिन मैं उसी पर लगाऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन क्रम की जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन क्रम की जनगणना थी, पहली, 8वीं, 7वीं और 9वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 7वीं हो जाएगा, ठीक है ना। 7वीं इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये भी करंट का प्रश्न है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ठीक है ना। और हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चंपत राय, चंद्रकांत, सोमपुरा, अरुण योगीराज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रकांत सोमपुरा इज राइट आंसर। और ये किस किस मंदिर का और डिजाइन किया है, मतलब डिजाइन बनाए हैं, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग एक बार सर्च मार लेना कि अयोध्या के जो राम मंदिर का डिजाइनर है, जो डिजाइन बनाया है चंद्रकांत और सोमपुरा, तो ये किस किस मंदिर का डिजाइन बनाया है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जब सर्च मार कर देखोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, मंगल, पृथ्वी और नीचे आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, अगली बार पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। अगले बार जैसे मैं 20 तारीख को पेपर देने गया था अग्निवीर जीडी का, तो उस टाइम पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखो अगली बार भी मैं पढ़ा रहा था, इस तरह से क्लास करा रहा था इसी चैनल पर, तो जब मैं वो प्रश्न कराया था ना कि भाई भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो कुछ लोग कमेंट किए थे कि भाई भारत का राष्ट्रीय खेल होता ही नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। लेकिन किताब में जो लिखा गया है हॉकी, तो वही मैं बताया था। और मुझे लग रहा था कि शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आर्मी में ज़्यादा खेल कूद ही होता है, उससे रिलेटेड पूरा जानकारी आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हॉकी पर मैं तो ट्रिक मार दिया था, लेकिन जो लोग कन्फ्यूजन में पढ़े थे वो लोग कन्फ्यूजन में ही पढ़े रहे। तो आप लोग जैसे देखो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा याद कर लेना। भारत का राष्ट्रीय पशु और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मतलब सारी चीज़ों को आप लोगों को मतलब याद कर लेना है, ठीक है ना। और मेरे एप्लीकेशन में भी पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, शेर, हाथी और हिरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मीन कैंप पुस्तक के लेखक है, तो मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस है और जो इसका सही आंसर है ना आप लोगों के सामने सीधा सीधा दिख रहा है। इसका राइट आंसर हिटलर हो जाएगा। हिटलर इज राइट आंसर, क्योंकि अष्टाध्यायी लिखा गया है, तो पढ़नी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पढ़नी है, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल जी हैं। तो देखो टाइपिंग कितना होशियारी से किया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैन रीज, गल्फ स्ट्रीम और हम्बो लर्ड्स नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? अभी देखो इसका राइट आंसर गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है ना। गल्फ स्ट्रीम इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामने ये नया प्रश्न दिख रहा होगा, तो ये 1-2 बार और आएगा। यही तो खासियत है मेरे भाई, इस चैनल से जितने लोग भी पढ़ते हैं ना, जो नया प्रश्न दिखता है उसको मैं कई बार ला देता हूँ और वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कल क्लास नहीं आ पाया था तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त मेल किए थे, व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि भैया आज क्लास नहीं आ पाया। तो मेरे भाई एक दिन क्लास नहीं आता
तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो भाई मैं उस दिन क्लास इसलिए नहीं ला पाता हूँ ना, जिस दिन आप लोग का क्लास नहीं आता है उस दिन मतलब आप ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। अभी देखो रौनक भाई भी मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, शायद वो भी इस बार मतलब इंडियन आर्मी का जीडी का पेपर निकाल दे। और इस बार ऐसे पहलवान भाई भी जीडी में फार्म भरेगा, अगले बार नहीं भरा था लेकिन इस बार पहलवान भाई भी भरेगा। तो रौनक और पहलवान दोनों लोग इस बार पेपर भी निकालेंगे और दौड़ भी मारेंगे, आप लोग देख लेना। और आप लोग भी उन लोग के साथ ही भर्ती होना है, ठीक है ना। अंदर से मनोबल डाउन नहीं करना है। आपको लग रहा होगा पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे सभी लोगों को लगता है। जब हम लोग पेपर का तैयारी कर रहे थे तो हम लोग को भी लग रहा था, लेकिन देखो मेरा भी पेपर निकल गया था और मेरे साथ का एक और दोस्त था जो हमारे साथ ही एनसीसी किया था, उसका भी निकल गया था। तो आप लोग का भी निकलेगा, ठीक है ना। बस आप लोग रेगुलर लगे रहो। कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और शतरंज है। तो यूरो कप किस खेल से संबंधित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल इज राइट आंसर। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 2024 भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो हाल ही में 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर और कर्पूरी पांडे, गिरिराज सिंह और नट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो कर्पूरी ठाकुर इज राइट आंसर, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा? तो 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा, ठीक है ना। 2024 में भारत रत्न किसको दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं ये आप लोग को कमेंट में बताना है। जब आप लोग कमेंट में बताओगे ना तो ऐसे प्रश्नों को दिमाग में सेट रखोगे, और जब आप लोग ऐसे प्रश्नों को दिमाग में सेट रखोगे ना तो फिर उधर आपका आर्मी का पेपर आराम से निकलेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 21 मई, 21 जून, 21 अगस्त और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? एकदम आसान प्रश्न है, आज का सबसे आसान प्रश्न यही है। जिसको नहीं पता होगा ना चिल्लू और पानी में डूब मरो, ठीक है ना। भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोला जाता है, यूएनओ आपके जीवन के लिए मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब आपका जीवन आर्मी से रिलेटेड है ना। जैसे आर्मी का अगर वर्दी ना मिलेगा तो आप चैन से ना रहोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे कि यार मैं इतना मेहनत किया, यार मेरा दोस्त फौजी है, मेरे रिश्तेदार फौजी हैं, मुझे भी फौजी बनना था लेकिन नहीं हो पाया। तो भाई फौजी बनने के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यूएनओ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका फुल फॉर्म होता है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में होता है और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मतलब वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इसके मतलब वर्तमान में 193 मतलब देश हैं, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसे स्थापना कब हुआ था?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कभी कभी ये नहीं देता है अक्टूबर, जैसे मतलब डेट नहीं देता है, 1945 1944 दे देता है। तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना, विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, वाशिंगटन और नीचे दिया है लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन इज राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन इज राइट आंसर। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 41 इंच और 51 इंच, 61 इंच और 71 इंच। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है ना, रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? चलो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 51 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मतलब एक ही करंट का क्वेश्चन मैं ज़्यादा डाल दिया हूँ ना, तो इसलिए इसको बता देता हूँ। अगली बार करंट का कम से कम 2 से 3 रहेगा, आज तो कम से कम 4 से 5 था। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 51 इंच है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और यहाँ 16वां प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे चीजों में ना टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछेगा विटामिन का खोज किसने किया था, तो भाई फंक ने हो जाएगा। ठीक है ना, ये कई बार पूछा गया कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो उसका राइट आंसर फंक हो जाएगा। और आप लोगों को बताना है कि विटामिन सी का खोज किसने किया था। ठीक है ना, आप लोग जहां से भी बताना होगा वहां से बताना, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि विटामिन सी का खोज किसने किया था। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएनजी गैस किसे कहते हैं? सीएनजी गैस किसे कहते हैं? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी गैस किसे कहते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मीथेन को, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है ना, CH4 मीथेन का सूत्र होता है। सीएनजी गैस किसे कहते हैं? मीथेन को आपका सीएनजी गैस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। ठीक है ना, मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। ठीक है ना, वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ठीक है ना, कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग मेरे बातों को गौर से सुन रहे हैं, और मैं जितना भी प्रश्न बोला हूँ अभी तक
और सभी का मतलब आंसर कितने लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं और मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूँ ना तो वो लोग फटाक से अपने कॉपी में लिख लेते हैं और बाद में सभी प्रश्नों का आंसर वो लोग जैसे क्रम से दे देते हैं। तो भाई उन लोग का पेपर एकदम 100% निकलेगा, क्योंकि वो लोग पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और इसी तरह से तैयारी होती है, जो आपको नहीं आता है वो आपके दिमाग में खटकना चाहिए। जब तक ना आ जाए तब तक आपके दिमाग में वो खटकना ही चाहिए, कहीं से आना चाहिए तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग मतलब बहुत ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश क्या है? शक्ति का रूप, ऊर्जा का रूप, कार्य का रूप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऊर्जा का रूप हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaClCaO और Na2CO3 और 10H2O, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा सूत्र कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई धावन सोडा भी देख लो, ये आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, ये आएगा। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कैसे याद करोगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद करना पड़ेगा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो भाई याद करना पड़ेगा। अगर आप सपना देखे हो ना तो भाई आप ही को पूरा करना है, दूसरा कोई पूरा करने नहीं आएगा। दूसरा कोई आपको बस बहुत करेगा तो आपको गाइड दे मतलब आपको जैसे बता सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है कि भाई इस तरह से याद करो, इस तरह से पढ़ो। लेकिन भाई पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता है, सही दिशा ही नहीं मिल पाता है कि भाई इस तरह से तैयारी करेंगे तो मेरा तैयारी अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी मैं मतलब जैसे दूसरे का बात नहीं बता रहा हूँ। अभी आज से कुछ दिन बाद एक भाई को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, इसी चैनल से वो पढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन वो भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मेरे बातों को सुन रहे होंगे। जैसे उनको ट्रेडमैन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना। उनके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है, उनके पिताजी जैसे आर्मी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उनको 8 पास भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो 10 पास से कई बार भर्ती देखे। उधर कंपटीशन ज़्यादा रहता था, मतलब वहाँ जाते थे, दौड़ वौड़ मारते थे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में छड़ जाते थे, लास्ट में जाकर छड़ जाते थे। बहुत बार 10 पास से GT में भर्ती देखे, भर्ती नहीं हो पाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो 8 पास से, इस बार उनका लास्ट भर्ती था और 8 पास से वो भर्ती देखने गए। मतलब 10 का भी मार्कशीट था, लेकिन वो 8 का मार्कशीट लेकर वो रिलेशन में जैसे भर्ती देखने गए। 8 पास से ट्रेडमैन का भर्ती होता है। तो जो जितने भी लड़के रिलेशन में भर्ती देखने आए थे ना, सब के सब लड़के 10 पास से आए थे और ये मतलब 8 पास से गए थे। और इनके साथ बस 20 लोग गए थे 8 पास से। और जैसे 10 पास से पता नहीं कितना हजार लोग वहाँ पर भर्ती देखने गए थे और 20 लोग बस 8 पास से गए थे। वो लोग सोचे थे कि भाई कंपटीशन कम होगा, और ये हमारा वीडियो देख कर ही गए थे, क्योंकि हमारे पास मतलब वो फ़ोन करके बता रहे थे। उसके बाद से जैसे 20 लोगों में से 12 लोगों का दौड़ निकला और 12 लोगों में से पता नहीं शायद बता रहे थे 8-10 लोग मतलब पेपर देंगे और 14 वैकेंसी है। हमारे पास वो भेजे भी थे, पूरा चार्ट पेपर भेजे थे। अब सोचो अगर ये 8 पास से नहीं गए होते तो शायद इस बार भी मतलब पता नहीं इनका हो पाता कि नहीं हो पाता, लेकिन इस बार तो कन्फर्म है। बस इनको पासिंग नंबर लाना रहेगा। अगर 17 क्वेश्चन सही कर देंगे तो इनका आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लो 10 को जैसे 10 लड़के फिट हुए हैं पूरा दौड़ और निकाल कर मेडिकल और सीट है 14 को, तो मेरे भाई आर्मी वालों को तो 14 को चाहिए, लेकिन 10 लोग हैं। ये लोग अगर खाली 17 को क्वेश्चन कर देंगे ना 34 नंबर का, तो इन लोग का फिक्स है। और 17 क्वेश्चन तो ये लोग किसी तरह से भी कर देंगे। तो ऐसा होता है कि मतलब अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाएगा बंदा ना, तो भाई आप अपने लाइफ में कामयाब हो जाओगे। लेकिन समय पर मतलब वो बंदा मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, कुछ लोग बहुत गौर से देखते हैं, तो उन लोगों को फायदा भी होता है आगे चलकर। और आप लोगों को भी कोई भी बात ऐसा होगा ना तो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहूँगा। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड जब आ जाएगा तो सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। आप लोगों को तैयारी करते रहना है, जब तक सिलेक्शन नहीं लेना तब तक भाई हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर कोरोना हो जाएगा। सूर्यमंडल के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत लोग इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आज मेरा आवाज़ धीरे धीरे इसलिए आ रहा है, आप लोग टाइम देख लो, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप लोग देखो टाइम कितना बज रहा है, 12:05 हो रहा है, ठीक है ना। इधर आप लोग टाइम देख सकते हो, यहाँ पर देखो 12:05 हो रहा है और मैं अभी क्लास करा रहा हूँ और नीचे सब लोग सो रहे हैं ना, मैं छत पर अकेले रहता हूँ तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, किसी को सोने में दिक्कत ना हो। मेरे भाई हम लोग तो दिन रात जागेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो घर परिवार वाले हैं ना उन लोगों को चैन से सोने देते हैं। अभी नेक्स्ट है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता, पीतल और लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तांबा और जिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तांबा और जिंक इज राइट आंसर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बुध, शुक्र दोनों और नाट, इनमें से कोई नहीं। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। बुध और शुक्र दोनों ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जल जनित रोग है? टीबी, चेचक, हैजा और कुष्ठ। तो जल जनित रोग कौन सा है? हाँ, इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो हैजा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन और मिलेटोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के दांतों की संख्या होती है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 30, 32 और 28। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम क्या है? तो सोडियम क्या है? गैस, धातु, अधातु और कार्बन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्या है? इसका राइट आंसर आपका धातु हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है। जब रात के टाइम में मैं आप लोगों का क्लास कराता हूँ ना, मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो शूट करते करते 12:30 बज जाएंगे, 12:40, 12:50 ऐसे हो जाएंगे। फिर जब उसको एडिट उडिट करेंगे ना, तो मतलब 1:30, 1:40 ऐसे हो जाएंगे। और जब अपलोड करेंगे ना, तो मतलब कभी कभी 2 बज जाते हैं मेरे भाई, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं। उसके बाद से मतलब मैं सोता हूँ और सुबह में जैसे जागने का मन नहीं करता है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें मेरे भाई, संघर्ष करना पड़ेगा। लाइफ है, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों को भूलना नहीं है, बस फौजी बनना है और याद रखना है इंडिया में मतलब जितना भी बॉर्डर है, जहाँ भी है, कोने कोने में ना, सभी जगह मतलब अपने बंदे लगने चाहिए, ठीक है ना। इससे बड़ा कुछ नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? बैलून, टेलीविज़न, वायुयान और मोटरसाइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर वायुयान हो जाएगा, ठीक है ना। वायुयान इज राइट आंसर। राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो वायुयान के आविष्कारक कौन है? राइट बंधु हैं, ठीक है ना। राइट बंधु इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो पेन और कापी लेकर आप लोग बैठ जाओ। आपका रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो,
चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर में जो 5 गो रीजनिंग का प्रश्न आएगा ना, ये 10 नंबर झूरे झारे आपको मिल रहा है। ये तो आपको 5 में से 5 कर दोगे, जो एकदम कमजोर रहेगा ना वो 5 गो में से 4 गो कर देगा, लेकिन वो कर देगा। एकदम इसी तरह के पूछे जाते हैं, मतलब रीजनिंग बहुत आसान पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ABCD में जो अक्षर जितना नंबर पर आता है ना वो आप लोग को याद कर ही लेना है। वो याद किए रहोगे ना तो जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो इसको हल करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ए दिया है ना, ए कितना नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। सी कितना नंबर पर आता है, सी आपका 3 नंबर पर आता है। एफ कितना नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है। एच कितना नंबर पर आता है, एच आपका आता है 11 नंबर पर, नहीं एच आपका 8 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से एच के बाद के कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। एम आपका 13 नंबर पर आता है, आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया है आपका, 1 में 2 जोड़ दिया है, 3 हो गया है। यहाँ क्या किया है आपका 3 में 3 जोड़ दिया है तो 6 हो गया है। यहाँ क्या किया है फिर से 2 जोड़ा है। उसके बाद से फिर यहाँ क्या किया है फिर से 3 जोड़ा है, 8 3 11 हो गया है। फिर यहाँ क्या किया है फिर 2 जोड़ दिया है। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है, मतलब एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को भी कर लेना है, एक बार 2 जोड़ा है तो एक बार आप लोग को इसके बाद से 3 जोड़ देना है। तो 15 13 नंबर पर आता है ना, 13 में जब 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 पर क्या आता है, 16 पर आपका पी आता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। 16 पर क्या आता है, 16 पर पी आता है, तो इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। और उस तरह से नहीं याद है आपको ना कि कौन सा मतलब कितना नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो देखो ए है, ए के बाद बी सी, मतलब 2 अक्षर छोड़कर सी आ गया है। फिर डी ई एफ, 3 अक्षर छोड़कर एफ आ गया है। फिर एफ जी एच, 2 अक्षर छोड़कर एच आ गया है। फिर एच आई जे के, 3 अक्षर छोड़कर आया है। तो इस तरह से हुआ है ना। तो यहाँ आगे आप लोग को 3 अक्षर बढ़ाना है, तो यम के बाद 3 अक्षर बढ़ा दो, यम एन ओ और पी। तो यम के बाद जब 3 अक्षर बढ़ाएंगे तो पी आ जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर पी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो ये दिशा वाला प्रश्न है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके बताना है कि 32 नंबर रीजनिंग का ये आंसर होगा, ऐसे आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह से भिन्न है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, व्हाट्सअप दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, ट्विटर दिया है और कंप्यूटर दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका कंप्यूटर ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्हाट्सअप इंस्टाग्राम और ट्विटर तो आप लोगों को पता ही है ये सोशल मीडिया पर किस तरह से मतलब उपयोग होता है, और कंप्यूटर एक दूसरा है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का बात एक अलग हो गया और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर का बात अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर कंप्यूटर ही हो जाएगा, क्योंकि यही समूह से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में वे को इतना लिखा जाता है और मई को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में WMY को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका कोड भाषा भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है ना, कैसे कैसे इसको करना है। आज मैं आप लोग के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग को आंसर में बताना है कि 34 नंबर रीजनिंग का ये आंसर सही होगा, ठीक है ना। अब देखता हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है, ये तो शायद मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ये जो रीजनिंग का है ये रौनक भाई शायद गलती से ये टाइप कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी ये बता चुका हूँ। जैसे 10 है तो 10 के बाद 100 दे दिया है तो यहाँ 90 हो जाएगा। उसके बाद से 100 के बाद 200 दे दिया है तो यहाँ 100 हो जाएगा। और 200 के बाद 310 दे दिया है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। तो यहाँ 90 हुआ है, 90 में 10 जोड़ दिया है 100 हो गया है, 100 में 10 जोड़ दिया है 110 हो गया है। 110 में भी फिर से 10 जोड़ेंगे, 120 मतलब जोड़ेंगे। 310 में 120 जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 430 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और आप लोग अपना टाइमिंग भी देख लो, 12:22 हो गया है, ठीक है ना। अभी वीडियो एडिट करने चल रहा है।
उसके बाद से अपलोड भी करना है। अब सोचो कि कितने बजे हम सोते होंगे। आप लोगों को पेपर पास करना है तो आप लोगों को भी जाग जाग कर रात रात को पढ़ाई करना पड़ेगा मेरे भाई। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 महीना जब पढ़ लोगे ना तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। एक बार जब वर्दी आपके ऊपर चढ़ जाएगी ना तो आपका मान सम्मान जो बढ़ जाएगा ना, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूँ। जो आज आपको नहीं पूछ रहा है ना वो सब लोग पूछेंगे, बस आपको वर्दी तो मिले। तो भाई मेहनत करते रहो, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।